हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी में और इस पे बहुत बार यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन, हाँ, तो इरिथ्रोपोइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के बनने को हम इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। अब इसके साइड्स कहाँ कहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस होता है। तो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोइसिस होता है योक सैक, स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे होता है। योक सैक में कब होगा? ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ्स। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे मिजोब्लास्टिक स्टेज। उसके बाद फ्रॉम 5th वीक इरिथ्रोपोइसिस शिफ्ट होता है स्प्लीन एंड लिवर में। इस स्टेज को बोलेंगे हम हिपैटिक स्टेज। और उसके बाद फ्रॉम 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोइसिस शिफ्ट होता है बोन मैरो में, तो उसको हम बोलेंगे मेडुलरी स्टेज। ठीक है। फिर आफ्टर बर्थ अंटिल एडोलेसेंस पीरियड इरिथ्रोपोइसिस ऑल बोन कैविटीज़ में होता है, मतलब लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स दोनों के बोन कैविटीज़ में इरिथ्रोपोइसिस होगा। फिर बाद में एट द एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स इरिथ्रोपोइसिस बस फ्लैट बोन्स में लिमिट हो जाता है। मतलब जैसे फ्लैट बोन्स कौन कौन से होते हैं अपने? स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहले होते हैं स्टेम सेल्स, जो डिफ्रेंशिएट करती है प्रोजेनेटर सेल्स में, जो डिफ्रेंशिएट करेगी प्रिकर्सर सेल में, और जो डिफ्रेंशिएट करेगी मैच्योर सेल में। स्टेम सेल्स कौन सी होती है? प्लोरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स। इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती है स्टेम सेल्स की, कि सेल्फ रिन्यूअल और डिफ्रेंशिएशन। बिकॉज ऑफ सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी कि बोन मैरो में कभी भी स्टेम सेल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टेम सेल यूज़ होगी वैसे ही, मतलब जितनी स्टेम सेल यूज़ होगी उतनी ही नई स्टेम सेल्स बनेगी। उसके वजह से कभी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी। और दूसरा होता है डिफ्रेंशिएशन। इसी की वजह से स्टेम सेल्स प्रोजेनेटर सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम अगर इरिथ्रॉइड सीरीज़ की बात करें तो उसमें प्रोजेनेटर सेल होती है BFUE एंड CFUE। BFUE का फुल फॉर्म ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, एंड CFUE का फुल फॉर्म कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है। उसके बाद प्रिकर्सर सेल्स। तो प्रिकर्सर सेल्स कौन से होती है? नॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। इनमें 3 होते हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। ठीक है। ये अब आप देख लो, हम आगे चल के इनको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आते हैं मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स जो कि मैच्योर आरबीसी। ठीक है। तो इन जनरल इरिथ्रोपोइसिस में कुछ सेलुलर चेंजेस हो गए, मतलब जैसे जैसे इरिथ्रोपोइसिस आगे बढ़ेगा फ्रॉम स्टेम सेल्स टू मैच्योर सेल, कुछ चेंजेस हो गए सेलुलर लेवल पे। तो हम देखते हैं। तो पहले चेंज क्या होगा? सेल का साइज प्रोग्रेसिवली कम होते जाएगा, मतलब जैसे स्टेम सेल से मैच्योर सेल तक जाएंगे वैसे साइज का सेल साइज छोटा होते जाएगा। उसके बाद में साइज ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाएगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई डिक्रीज होगा और क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, मतलब। ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? पहले बेसोफिलिक से पॉलीक्रोमेटोफिलिक और फिर एसिडोफिलिक जाता है। फिर आप पूछोगे कि भैया ये बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमेटोफिलिक और एसिडोफिलिक होता क्या है? तो देखो, बेसोफिलिक क्या है? कि बेस को लाइक करने वाला। ठीक है। तो इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म दैट स्टेन विद बेसिक डाई। ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है? कि साइटोप्लाज्म में एसिडिक या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। मतलब बेसिक डाई आएगा, वो एसिडिक सब्सटेंस या नेगेटिव सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा और स्टेन हो जाएगा। तो वैसे एसिडिक सब्सटेंस और नेगेटिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आता है DNA, RNA और राइबोसोम। वैसे ही एसिडोफिलिक क्या होगा? एसिडिक डाई से स्टेन होगा। तो एसिडिक डाई किससे रिएक्ट करेगी? बेसिक सब्सटेंस या पॉजिटिव सब्सटेंस से। तो बेसिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म में? हीमोग्लोबिन। फिर अभी पॉलीक्रोमेटोफिलिक देखते हैं। पॉलीक्रोमेटोफिलिक मतलब साइटोप्लाज्म जो एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी दोनों से स्टेन होगा। ठीक है। तो वैसे तो फिर इनमें दोनों के, मतलब इसके भी और ये नीचे वाले एसिडिक बेसिक सब्सटेंस भी हो गए और एसिडिक सब्सटेंस भी हो गए, जैसे न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स और हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इसका ये फ्लो चार्ट है। तो पहले क्या होता है? प्लोरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। ठीक है। ये स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी ब्लड सेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो इस डायग्राम से हम देखते हैं। देखो ये है अपने प्लोरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अगर ये प्लूरिपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल, इनको PHSC भी बोलते हैं, अगर ये BFUE मतलब ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल में डिफ्रेंशिएट करी, तो फिर जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इरिथ्रोसाइट होगा। मतलब ये क्या है? अर्लीस्ट कमिटेड प्रोजेनेटर सेल है। ठीक है। अगर BFUE बन गई प्लूरिपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल से, तो मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा कि RBC ही बनेगा, दूसरा कुछ और बन नहीं सकता। तो BFUE आगे डिफ्रेंशिएट कर जाता है CFUE में, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल। CFUE आगे डिफ्रेंशिएट करता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट में। प्रोनॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है। अभी हम इसके बस नाम देख लेते हैं, हम इनको डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट आगे डिफ्रेंशिएट कर जाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और जिसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आगे डिफ्रेंशिएट करता है
इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसको ये हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। तो इस स्टेज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। सिंथेसिस तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, पर अपीयर होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि कुछ ऐसे मिनिमम थ्रेशोल्ड तो लगेगा जिसके बाद वो साइटोप्लाज्म में दिखेगा, तो उस थ्रेशोल्ड का मिलता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में मिलता है हीमोग्लोबिन को, कि उसके बाद वो अपीयर होना स्टार्ट करता है। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कहा लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करेगा। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट को हम ऑर्थ्रोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फुल ये हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है, मतलब कंप्लीट मतलब नियर कि लगभग पूरा हीमोग्लोबिन बन जाता है इस स्टेज में, लेट नॉर्मोब्लास्ट में। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट में डिफरेंशिएट करते हैं। रेटिकुलोसाइट को हम जानते हैं इमैच्योर आरबीसी या जुवेनाइल आरबीसी भी जानते हैं, और रेटिकुलोसाइट आगे डिफरेंशिएट करता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो अब हम हर एक स्टेज को डिटेल में देखते हैं। तो क्या प्रोनॉर्मोब्लास्ट पहले आएगा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइज़ देखते हैं पहले, साइज़ क्या होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट का, 20 to 25 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। फिर इसके न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज एंड ऑक्यूपाई 80% ऑफ द सेल एंड हैव मल्टीपल न्यूक्लियोलाई। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, उसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो बेसोफिलिक हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कि जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट एट दिस स्टेज, ठीक है। उसके बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट मल्टीप्लाइज एंड गिव अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनेगी। तो इसकी साइज़ क्या होती है, 15 to 80 माइक्रोमीटर, ठीक। तो देखो यहाँ 20 to 25 माइक्रोमीटर था प्रोनॉर्मोब्लास्ट में, वहाँ से 15 to 18 मतलब साइज़ कम हुआ। वैसे ही देखो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई 75% ऑफ सेल, देखो यहाँ पर 80% ऑक्यूपाई कर रहा था प्रोनॉर्मोब्लास्ट में, अभी 75 मतलब न्यूक्लियस का साइज़ भी छोटा होते गया। और यहाँ पर और क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्म में, बिकॉज ऑफ मेनी पॉलीराइबोसोम्स ये साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक हो जाता है। इसी वजह से इस स्टेज का नाम हम बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट करेगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। तो इसमें पहले साइज़ देखते हैं, देखो साइज़ कितना 12 to 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। देखो कितना था, स्टार्टिंग में 20 to 25 था, फिर 15 to 18 हुआ, अभी 12 to 15 माइक्रोमीटर। मतलब देखो ग्रेजुअली सेल्स का साइज़ कम हो रहा है। उसी के साथ देखो न्यूक्लियस अभी ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, 15% ऑफ सेल। मतलब देखो पहले कितना कर रहा था 80%, फिर 75, अभी 50। मतलब देखो न्यूक्लियस का साइज़ भी कम होते जा रहा है। फिर इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हेट्रोक्रोमेटिन क्लम्प्स दिखते हैं अपने को, ठीक है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म देखते हैं, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ जाता है और पॉलीराइबोसोम दोनों होते हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ने की वजह से जो साइटोप्लाज्म वो एसिडोफिलिक हो जाता है, और पॉलीराइबोसोम्स के बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक हो जाता है। बिकॉज इन ये दोनों की वजह से हम इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ एचबी एंड हीमोग्लोबिन एंड आरएनए पॉलीक्रोमेटोफिलिक। Because of mixture of hemoglobin and RNA, it make it polychromatic. Therefore, this stage is also known as polychromatic erythroblast, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है, मतलब अपीयर होता है फर्स्ट टाइम। कहाँ अपीयर होगा, बनेगा कहाँ पर, नॉर्मोब्लास्ट में, प्रोनॉर्मोब्लास्ट में बनेगा, ठीक है, बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम अपीयर कहाँ होगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। प्रोनॉर्मोब्लास्ट में बनना स्टार्ट होगा और फर्स्ट टाइम अपीयर होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। उसके बाद हम देखते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट, मतलब अभी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल साइज देखते हैं, 7 to 12 माइक्रोमीटर। देखो साइज फिर से कम हुआ। अभी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर डिसअपियर हो जाता है, मतलब इस सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं। उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ता है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसके वजह से ये डीपली इएसनोफिलिक हो जाता है। तो इसी की वजह से इसका नाम हम इसको और बोलते हैं ऑर्थ्रोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट करेगा रेटिकुलोसाइट्स में। रेटिकुलोसाइट्स को हम बोलते हैं जुवेनाइल आरबीसीज या इमेच्योर आरबीसीज, ठीक है। ये स्लाइटली लार्ज होते हैं मैच्योर आरबीसी के कंपेयर में, और इनमें रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, रेटिक्यूलो मतलब रेटिकुलर स्ट्रक्चर होगा, नाम में ही है रेटिकुलम होता है। तो ये रेटिकुलम किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिमेनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनिल्स लाइक न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद रेटिकुलोसाइट यंग एडल्ट में 0 to 1% होता है टोटल आरबीसी। अगर हमने आरबीसी का सैंपल लिया तो उसमें 0 to 1% रेटिकुलोसाइट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रेटिकुलोसाइट आगे मैच्योर होके इरिथ्रोसाइट्स, जिसे को हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक। तो ये फाइनल स्टेज है इरिथ्रोपोइसिस का। तो इसमें शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव हो जाता है। न्यूक्लियस होता है नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में। उसी के साथ डायमीटर कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर, ओके। फिर अब देखते हैं ड्यूरेशन कितना होता है इरिथ्रोपोइसिस में। तो टोटल ड्यूरेशन आरबीसी बनने को 7 to 9 डेज होता है। उसमें से 5 to 7 डेज की क्या होता है, प्रोजिनेटर सेल, मतलब ब्लास्ट फॉर्मिंग
BFUE से रेटिकुलोसाइट्स बनने में लगेगा, और वहाँ से रेटिकुलोसाइट मतलब इमेच्योर आरबीसी टू मैच्योर आरबीसी, मैच्योरेशन में कितना लगेगा, 2 डेज लगेगा, मतलब 5 to 7 डेज का लगेगा प्रोजेनेटर सेल टू रेटिकुलोसाइट, और 2 डेज का इमेच्योर आरबीसी टू मैच्योर आरबीसी में, ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो देखो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं मेनली, एक तो होते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसके बाद मैचुरेशन फैक्टर, उसके बाद फैक्टर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब हम हर एक फैक्टर को एक एक देखते हैं। स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, तो उसमें क्या होता है, पहला हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया हुआ, मतलब हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, अगर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम हुआ तो उसे हम हाइपोक्सिया बोले। तो उस अगर हाइपोक्सिया हुआ टिश्यू पे, तो टिश्यू रिलीज करेगा हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है अपना, ठीक है। तो अभी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा किडनी से, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर किडनी से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, वो क्या करवाता है, प्रोजेनेटर सेल्स को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है, बढ़ाता है, मतलब प्रोजेनेटर सेल्स को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्जन को इरिथ्रोपोइटिन प्रमोट करता है। तो इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद दूसरा फंक्शन है इसका डेवलपमेंट ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी, मतलब एक ठीक है। और उसके बाद जो आरबीसी बनेंगे ये तो बोन मैरो में हो गए, तो ये रिलीज भी करवाता है, मतलब इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी रिलीज भी करवाता है इरिथ्रो बोन मैरो से, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करवाता है, एक्सेलरेट करवाता है इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद में कुछ हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, वो मोस्टली इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ठीक है। और कुछ विटामिन भी हेल्प करते हैं कुछ विटामिन भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। उनमें मेनली कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन E, ओके। फिर हमने अभी देख लिया स्टिमुलेटिंग फैक्टर, अभी देखते हैं मैचुरेशन फैक्टर। तो विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबेलामाइन, ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम भी है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये क्या करवाता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो डीएनए फॉर्मेशन सिंथेसिस रुक जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेल्यूर इन मैचुरेशन, मतलब आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। तो देखो विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, मैचुरेशन रुक जाएगा तो पर्निशियस एनीमिया होगा। उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है कैसल का, जो क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है B12 के फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर भी डिफिशिएंट रहा तो इसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी होगी, और उसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करवाता है, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इन एब्सेंस ऑफ फॉलिक एसिड हमको होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक। अगर B12 डेफिशिएंसी हुई तो पर्निशियस एनीमिया, अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हुई तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब आरबीसी की साइज बढ़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो उसमें होता है पहले फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन में होता है एक तो हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। हीम पार्ट मतलब कि आयरन, और ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन का बना होता है, तो इसके लिए अमीनो एसिड और प्रोटीन्स तो लगेगा ग्लोबिन पार्ट के लिए, अगर ठीक है, तो अमीनो एसिड लगते हैं ग्लोबिन पार्ट के लिए, आयरन लगता है हीम पार्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉपर हमें लगता है बिकॉज ये आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फ्रॉम JIT। उसके बाद कोबाल्ट एंड निकल क्या करते हैं, ये आयरन को यूटिलाइजेशन करते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते समय आयरन रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। उसके बाद कुछ विटामिन भी हेल्प करते हैं अपने को हीमोग्लोबिन बनाने में, जैसे कि विटामिन C, B2, B3 एंड B6, ठीक है। हाँ, तो अब मैं इरिथ्रोपोइसिस को समराइज कर देता हूँ और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अगर इरिथ्रोपोइसिस पर क्वेश्चन आया तो पहले लिखो, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। उसके बाद साइट लिखो, इंट्रायूटेरिन लाइफ में यॉर्क, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो। बाद में बर्थ आफ्टर बर्थ का होता है, आफ्टर बर्थ टू एडोलेसेंस का होता है। उसके बाद 20 to 30 ईयर्स में का होता है वो लिखो। उसके बाद ये स्टेप्स इन इरिथ्रोपोइसिस, स्टेम सेल, प्रोजेनिटर, प्रिकर्सर सेल लिखो। उसके बाद ये सेलुलर चेंजेस लिखो कि साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाइट कम हो गए, और स्टेनिंग होगी बेसोफिलिक टू पॉलीक्रोमेटोफिलिक टू एसिडोफिलिक होगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, कि प्लोरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल BFUE बनाएंगे, फिर CFUE, फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोसाइट, ठीक है। हाँ, तो अभी प्रो नॉर्मोब्लास्ट टू इरिथ्रोसाइट्स हर स्टेज के आपको ये 3 चीज़ें तो याद होनी चाहिए। साइज, न्यूक्लियस, साइज में क्या चेंज होता है, न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है, साइटोप्लाज्म में क्या चेंज होता है, ठीक है, ये। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस याद होना चाहिए, 7 to 9 डेज। प्रोजेनेटर सेल को रेटिकुलोसाइट में बनने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। उसके बाद इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में होने के लिए 2 दिन लगते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। इरिथ्रोपोइसिस आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्क्राइब इरिथ्रोपोइसिस एंड ऑल्सो मेंशन फैक्टर अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस। तो उसमें स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर और फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। स्टिमुलेटिंग फैक्टर में आप लिखना हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से क्या होता है, HIF रिलीज होता है, HIF क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, इरिथ्रोपोइटिन के ये फंक्शन लिखना। उसके बाद ये 3 चीज़ें और याद रखना स्टिमुलेटिंग फैक्टर में, थायरोक्सिन, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर और विटामिन, ठीक है। विटामिन याद होने चाहिए, B3, B6, C, D, E, ठीक है। उसी के साथ मैचुरेशन फैक्टर, मैचुरेशन में क्या करेगा, मैचुरेशन में काम आते हैं विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल और फोलिक एसिड, ठीक है। इसको B12 को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी तो पर्निशियस एनीमिया, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसी के साथ फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, उसमें आता है एमिनो एसिड होनी चाहिए या फर्स्ट क्लास प्रोटीन होनी चाहिए, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और विटामिन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर नोट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।